हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र 17th चैप्टर कियंत शिरसी अध्याय। तो एज यूजुअल हम पहले इसमें देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें पहले पढ़ना है शिरोरोग, फिर हृदय रोग, 18 क्षय, ओज, प्रमेय पीड़िकाएं। फिर प्रमेय पीड़िकाएं में भी होती है विद्रति, तो विद्रति को हमें थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना है। फिर दोषों की गति और इस चैप्टर से जो रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं शिरोरोग से। तो सबसे पहले हमें देखना है शिरोरोग में दूषी क्या बताया गया है, रक्त। ठीक है, फिर 5 शिरोरोग बताए चरक ने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज व कृमिज। अब वाग्भट और शांगधर कितने बोलता है, 10 हृदरोग शिरोरोग, सॉरी 10 शिरोरोग बोलता है। वाग्भट कपालगत रोग कितने बोलता है, 9। ठीक है, और रेस्ट 11। इसका मतलब क्या है, चरक ने तो हमने देख लिया कि 5 ही शिरोरोग बताए और वाग्भट और शांगधर ने 10 बताए। ठीक है, और वाग्भट, शांगधर, चरक, इनको छोड़ के जितने आचार्यों का बच गया है ना, जो भी आगे इसके अकॉर्डिंग शिरोरोग, तो आप सब में लगा दोगे 11। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो कितने हो गए, 5, 10, 11। और जो बीएमएस वाले बच्चे अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चरक चरक के पढ़ेंगे वो। जैसे मैं एक्स्ट्रा भी बताती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बीएमएस वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो जो जैसे वाग्भट, शांगधर मैं इधर एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये सब वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और मुझे पता नहीं है कि मेरी वीडियोस बीएमएस वाले भी देखते हैं या देखते हैं तो कितने देखते हैं। तो अगर बीएमएस वाले वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ बीएमएस है, तो एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने बीएमएस के बच्चे देखते हैं। तो ठीक है, हमने भी क्या पढ़ा कि शिरोरोग 5 होता है, दूसरे बताया रक्त को, वात, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज। और वाग्भट और शांगधर ने 10 शिरोरोग माने। वाग्भट का अगर कपालगत रोग पूछता है तो 9 है, और अन्य जो आचार्य रेस्ट 11 माने। अब वातज शिरोरोग के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निस्तुद्यते भृशम शंखो घाटा संभिद्यते तथा, मतलब बहुत ज्यादा तोड़। तुद्यते मतलब प्रिकिंग पेन, सुई चुभोने जैसी पीड़ा। ठीक है, भृशम मतलब बहुत ज्यादा, शंखों का, शंख मतलब टेम्पल रीजन हमारे, घाटा मतलब जो नेक है उसके पीछे का जो एरिया है, संभिद्य तथा मतलब भेदन के जैसे भी पीड़ा होती है। तोद और भेद ये वात के ही पेन होता है ना, भेदन मतलब कहीं से कोई काट रहा हो, भेद रहा हो। और शंख घाटा भी ये वात का ही है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वातज क्या है। बट ये है कि अगर आ जाए कि वातज हृदय रोग और वातज शिर रोग, तब आप कंफ्यूज हो रहोगे किसका है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो तोदन, भेदन ये सब है, ये वातज शिरो रोग के लक्षण बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भ्रूमध्य ललाटम च तप्तिवत वेदना। ठीक है, भ्रूमध्य मतलब जो हमारी आईब्रोज के बीच में और ललाट फोरहेड में तप्तिवत वेदना, बहुत ज्यादा वेदना होती है कि तप रहा हो जैसे। अब जैसे देखो यहाँ पे तप्तिवत है ना, तो तपना देख के कोई सोच सकता है कि पित्त का लक्षण है, बट नहीं, ये किसका लक्षण है, वात का, वातज शिरोरोग। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले में क्या है, तोदन भेदन है, कहाँ पे, शंख और घाटा में। और दूसरे में क्या है, भ्रू मध्य में और ललाट मतलब फोरहेड में क्या है, तप्ती वद वेदना है। फिर आता है स्वनतः श्रोत्र, मतलब जो कान है उनसे बहुत ज्यादा आवाजें आती है। फिर निष्कृष्यते इव अक्षिणी, इसका मतलब है ऐसा लगता है कि हमारी आंखों को किसी ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये लक्षण किसके हैं, वातज शिरोरोग के। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा पॉइंट। अब आता है पित्त शिरोरोग के लक्षण। इसमें क्या है, दह्यते शीतम सुषूयते, ये ऑब्वियस सी बात है, दहन तो होगा क्योंकि पित्त शिरोरोग है। अब शीत सुषूयते, सुषूय का मतलब कि अच्छा लगता है, लाभ होता है, तो ठंडे से उसको शीत से लाभ होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। अब कफ शिरोरोग के निदान बताए गए हैं। आस्य सुखे, स्वप्न सुखे, गुरु स्निग्ध अति भोजन, मतलब अगर आस्य सुखे मतलब जो हमारे मुंह को अच्छा लगता है वैसा खाना खाना। जैसे मीठा बहुत पसंद है ना, बहुत लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो अगर बहुत ज्यादा हम मीठा खा रहे हैं तो मतलब अपने आस्य को हम सुख दे रहे हैं। आस्य मतलब हमारा मुंह, उसको हम सुख दे रहे हैं, तो आस्य सुख जो हमें स्वादिष्ट भोजन लगता है उसे खाना, इसका मतलब है आस्य सुखे। स्वप्न सुखे मतलब सोता है मजे से, जितना नींद चाहिए, बहुत ज्यादा सोता ही रहता है, सुख से निद्रा लेता है। और गुरु स्निग्ध अति भोजन, गुरु भोजन, स्निग्ध भोजन और अति भोजन जो खाता है, ठीक है, उन्हें क्या होता है, कफज शिरोरोग होता है। आस्य सुखे, स्वप्न सुखे, गुरु स्निग्ध अति भोजन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य ओदकम अनुप्रसह, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये किसके निदान में कही गई, प्रमेय के निदान में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मैच करता है इससे, प्रमेय के निदान से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रमेय का निदान कौन सा है और कफ शिरोरोग का निदान कौन सा है, क्योंकि हम बस इतना देखते हैं आस्य सुखम स्वप्न सुखम, बस हम आगे पलट देते हैं, फिर हम पूरी लाइन नहीं पढ़ते हैं। और
ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो माइंड में सेट ही करना होता है, बट इतना डिफरेंस करना आपको आना चाहिए कि आसे सुखम स्वप्न सुखम, ये वाली लाइन कौन सी प्रमेय के निदान में और कौन सी कफत शिरोरोग के निदान में। हो सकता है ये पूरी लाइन दे या हो सकता है थोड़ी लाइन दे, तो आप कैसे पहचानोगे? आसे सुखम है ना, स्वप्न सुखम, सुखम है, और यहाँ पे आसे सुख है, देखो बड़े ए की मात्रा लगी हुई है ना, ऐसा है। और ये बस अति भोजन तक ही है। और ये क्या है, दधी वगैरह इसमें नहीं, इसमें दधी है, दधी इतना पूछता है रख के, दधी है। अगर दही है और सुखम सुखम है तो ये क्या है? प्रमेय के निदान है। और अगर ए की मात्रा है तो क्या है? शिरोरोग का निदान है। ठीक है, इसी से याद होगा, ए की मात्रा तो शिरोरोग, और म है तो प्रमेय का निदान, और प्लस दही आ गई तो दही भी प्रमेय का ही है, दही वही कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कफत शिरोरोग का लक्षण। इसमें क्या है? सुप्तम स्तिमित भारितम, भारिकम। ठीक है, मतलब सुप्तम सोया सोया जैसा लगता है पेशेंट को, नींद जैसी आती है। और स्तिमित भारिकम मतलब सर में क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि बहुत भारी हो गया है हमारा सर, भारी भारी लगता है। स्तिमित, स्तिमित कफ का लक्षण है, मतलब किसी ने से गीले निचोड़ दिया हो शरीर को, तो ऐसा वाला पेन होता है ना। तो सुप्तम स्तिमित भारिकम, भारी भारी से पहचानना इसे। ठीक है, सुप्तम स्तिमित भारिकम कफ शिरोरोग का लक्षण है। अब आता है सन्निपातज शिरोरोग का लक्षण। इसमें क्या है? सन्निपातज है तो वातज पित्तज कफज तीनों के लक्षण होंगे, है ना। तो वाताज शूलम भ्रमः कंपः, पित्त से क्या है? दाहो मद और तिषा, कफ से क्या है? गुरु तंद्रा। ठीक है, अब क्या होता है ना, अगर ये एक लाइन दे देगा तो हमें लगेगा ये तो वातज शिरोरोग का लक्षण है, तो हम वात में टिक कर देंगे, बट नहीं, ये ध्यान देना आपको कि ये सन्निपातज शिरोरोग के लक्षण में आता है। ठीक है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। और फिर आता है कृमिजन्य शिरोरोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृमिजन्य। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। कृमिजन्य शिरोरोग के पहले निदान देखते हैं। निदान क्या है? तिल शीर गुड़ जीर्ण अजीर्ण पूती संकीर्ण भोजनात्, मतलब तिल शीर गुड़, शीर मतलब दूध, इनका अति मात्रा में खाना खाता है, अजीर्ण में खाना खाता है, पूती मतलब खराब, संकीर्ण मतलब कीड़े, मतलब जो कृमि युक्त भोजन हो, खाना खराब हो गया वो खाता है। क्लेद अश्रिक कफ मासाना, मतलब रक्त, अश्रिक मतलब रक्त, कफ और मांस से जिसमें क्लेद उत्पन्न हो गया हो। और पापकर्म, पापकर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पापकर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, पहले क्या था? तिल शीर गुड़, ऐसे इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो तिल शीर गुड़ से आगे फिर कुछ भी है। ठीक है, तिल शीर से जो भी है तो कृमिजन्य में आएगा। ठीक है, दूसरा है क्लेद, क्लेद युक्त भोजन। क्लेद कैसे? मतलब शरीर में क्लेद उत्पन्न हो जाता है, कैसे? अश्रिक कफ मांस से। ठीक है, अश्रिक कफ और मांस से, रक्त कफ मांस से क्लेद उत्पन्न हो जाता है। और जो ये हम भोजन कर रहे हैं इससे भी क्लेद उत्पन्न ही होता है फाइनली, तो क्लेद से ही कृमि उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर फाइनली पापकर्म, पापकर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पापकर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना पापकर्म किस किस डिजीज में बोला गया है। पापकर्म एक तो कृमिजन्य शिरोरोग, दूसरा कुष्ठ, श्वित्र और उदर, इन चारों में बोला गया है पापकर्म एज निदान। ठीक है, किसमें? कृमिजन्य शिरोरोग, फिर कुष्ठ, श्वित्र और उदर। ठीक है, इन चारों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके लक्षण, कृमिजन्य शिरोरोग के लक्षण क्या है? विभत्स लक्षणम। ठीक है, विभत्स लक्षण है, मतलब कि जैसे अपस्मार का पेशेंट होता है एपिलेप्सी का, वैसे उसको ट्रेमर्स टाइप आएंगे। ठीक है, फिट्स बोलेंगे जिनको, फिट्स। ऑल्सो इन अपस्मार, अपस्मार में भी विभत्स लक्षण बोला गया है। ठीक है, तो विभत्स लक्षण अगर आता है और ऑप्शन में अपस्मार भी होगा और कृमिजन्य शिरोरोग भी होगा तो आप बोथ में टिक करोगे। पहला क्या लक्षण है? विभत्स लक्षण। दूसरा क्या है? वेद छेद रुजा कंडु शोफ दौर्गंध दुखितम। ठीक है, वेद छेद कंडु रुजा शोफ ये सब है। तो अब देखो वेदन छेदन क्या था? वातज शिरोरोग में भी था ना, तुद्यते फिर भिद्यते ऐसे था, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। तो अगर ऐसे करो, तुद्य निस्तुद्य शुरू है, तोदन वोदन है। ठीक है, शंख या घाटा आई है जिसमें, अगर शंख और घाटा आया है तो वातज शिरोरोग का लक्षण है। अगर शंख और घाटा नहीं आया और कुछ भी वेदन छेदन है तो फिर कृमिजन्य शिरोरोग का लक्षण है। ठीक है, अब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या और इंपॉर्टेंट होता है कि वाग्भट ने क्या बताया? सन्निपातज शिरोरोग में कृमि की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, सुश्रुत ने कृमिजन्य शिरोरोग के लक्षण में क्या बोला है? घ्राणात गच्छेत सलिलम च पूयम। ठीक है, यही ध्यान देना है आपको। पहले बात क्या थी? कृमि उत्पत्ति वाग्भट ने सन्निपातज शिरोरोग से बोली है। दूसरी,
सुश्रुत ने कृमिजन्य शिरोरोग में लक्षण बोला है घ्राणात मतलब नोज से, नाक से, सलील मतलब पानी, और पूय, ठीक है, पूय युक्त पानी नाक से बहता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो यहीं पे शिरोरोग कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे हृदय रोग। हृदय रोग भी चरक ने 5 बताया है। चरक ने सेम बताया जैसे शिरोरोग बताए थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ठीक है। चरक ने शिरोरोग, हृदय रोग सेम सेम बता रखे 5-5, ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या बताया? सुश्रुत ने हृदय रोग बताए हैं 4। चरक के जो है उनमें से माइनस कर दिया कृमिज। कृमिज को सुश्रुत ने हृदय रोग में नहीं माना है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आ जाएगा सुश्रुत का मतलब कृमिज का कुछ भी आ जाए तो आपने नन लगाना है, क्योंकि सुश्रुत ने हृदय रोग में कृमिज हृदय रोग को माना ही नहीं है, ठीक है। अब वातज हृदय रोग का लक्षण क्या है? वेपतु, वेष्टन, स्तंभ, प्रमोह, शून्यता, दर। अब वेपतु, वेष्टन, स्तंभ, प्रमोह, शून्यता, दर। दर मतलब क्या होता है? पैल्पिटेशन, ठीक है। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट फास्ट होना। जब हार्ट बहुत ज्यादा धड़क रहा हो तो उसको कहते हैं दर, ठीक है। तो वेपित होगा, ट्रेमर्स आएंगे, वेष्टन होगा, जैसे वेष्टन मतलब शरीर को किसी ने मोड़ दिया, स्तंभ होगा, जकड़न होगी, प्रमोह होगा, इंसान मतलब प्रमोद मतलब पता ना आगे अंधेरा सा छाता है आंखों के, शून्यता होगा, ये भी माइंड से रिलेटेड है कि मतलब समझ नहीं आएगा क्या है, अंधेरा अंधेरा छाना, और अगल बगल का कुछ पता ना रखना, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब शून्य है आसपास में, कुछ समझ ही नहीं आना। और दर मतलब पल्पिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है दर, ठीक है। हो गया वातज हृदय रोग। अब पित्तज हृदय रोग में क्या है लक्षण में? हृदय दाह, तिक्तता, वक्र। ये तो नॉर्मल सा है, दाह पता लगा लोगे पित्तज का ही है। फिर वक्र, तिक्तता, तिक्त, वक्र में तिक्त होना भी पित्तज का ही लक्षण होता है। तिक्त, अम्ल, उद्गारिणम, क्लमः। तिक्तम, ये तिक्त तिक्त जो भी है हमेशा पित्तज का लक्षण होता है। तिक्त, दाह, अम्ल, ठीक। पित्तज हृदय रोग इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसमें ऑब्वियस है जो नॉर्मल होता है। अब कफज हृदय रोग के निदान में क्या बताया? चिंतनम, निद्रा सुखम च अभय अधिकम, ठीक है, जो ज्यादा चिंतन करता है, ज्यादा सोता है। फिर इसके लक्षण में बताया है भवती अश्मावृतम, मतलब जैसे किसी ने अश्म मतलब पत्थर, पत्थर रख दिया हृदय पे, ऐसी अनुभूति होती है। अब हमने शिरो रोग में क्या पढ़ा था? कफज शिरो रोग के लक्षण में सुप्तम, स्तिमित, भारिकम, मतलब भारी, ऐसे आप रखना, अगर अश्म वर्ड आ गया मतलब पत्थर तो हृदय, हृदय के ऊपर पत्थर रखा है, और अदरवाइज जो भारी है तो भारी आएगा शिरो रोग में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अश्म, भारी ऐसा सेम सेम लगेगा। तो कौन सा शिरो रोग का है? कफज शिरो रोग का, और कौन सा कफज हृदय रोग का है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे याद रखो, पत्थर से, पत्थर हृदय के ऊपर रखा है तो अश्म आया तो हृदय, कफज हृदय रोग, अदरवाइज जो रेस्ट है वो शिरो रोग में आएगा, ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या बताया है? कफज हृदय रोग के लक्षण में स्तंभो, अग्नि, मार्दवम, ठीक है, अग्नि का क्षय हो जाता है, मार्दव हो जाती है, और स्तंभता। अब त्रिदोषज हृदय रोग, त्रिदोषज हृदय रोग में बताया गया कष्ट साध्य होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताया, इसका बस इतना ध्यान रखना होगा कि यह कष्ट साध्य होता है। अब आता है कृमिजन्य हृदय रोग। कृमिजन्य हृदय रोग का पहले निदान और संप्राप्ति। तो जब त्रिदोषज हृदय रोग का पुरुष निम्न का सेवन करता है, ठीक है, दुरात्मना सेवन ऐसा वर्ड आया, तब ये उत्पन्न होता है कृमिजन्य हृदय रोग। तो क्या जैसे हमने कृमिजन्य शिरो रोग में भी देखा था, तिल, शीर, गुड़ आदि, उसमें भी आया था ना, तो इसमें भी तिल, शीर, गुड़ आदि का सेवन, अगर तिल, शीर, गुड़ अगर आएगा ऑप्शन में कृमिजन्य शिरो रोग और कृमिजन्य हृदय रोग है तो दोनों टिक मारेंगे। तो जो त्रिदोषज पुरुष है वो इनका सेवन करता है, किनका? तिल, शीर, गुड़ आदि का, तो हृदय में ग्रंथि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब उस ग्रंथि में क्या होता है? रस धातु क्लेद उत्पन्न करती है। तिल, शीर, गुड़ आदि खाए त्रिदोषज हृदय रोग के पेशेंट ने, उसमें क्या हुआ? उसके हृदय में कहीं ग्रंथि उत्पन्न होगी, उस ग्रंथि में रस धातु आकर क्लेद उत्पन्न कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो उपहतात्मा पुरुष है, उपहतात्मा मतलब अजितेंद्रिय, मतलब जो अपनी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सका, उसने इतनी चीजों का सेवन कर लिया जबकि उसे पता था कि सेवन मुझे नहीं करना, ये मेरे लिए हार्मफुल है, फिर भी उसने अपनी आत्मा को कंट्रोल ना करते हुए सेवन किया, तो क्या हो गया? उपहतात्मा पुरुष है, ठीक है। और अजितेंद्रिय भी बोल सकते हैं इसे। पुरुष के हृदय में कृमि उत्पन्न होता है, फिर वो कृमि संपूर्ण हृदय में फैल के हृदय का भक्षण कर देता है, ठीक है, तो ये संप्राप्ति है। अब लक्षण, तुद्यमानम च हृदय सोचे फिर मनित। अब तोदन और ये तोदन वोदन ये सब छेदन उसमें भी आया था, किसमें? शिरो रोग में, ठीक है। तो बट उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो आप एक बार देख लोगे उसको, डिफरेंस देख लोगे उसमें। तुद्यमानम च हृदय सूचि भीरे मन्यत है, ठीक है, सूची के जैसा पेन होता है, फिर तोदन के जैसा पेन होता है,
छिद्यमानम तथा शस्त्र, जैसे कोई शस्त्र से काट रहा हो। अब जैसे ये नहीं आया था उसमें इतना डिटेलिंग में। जातम कंडु महारुजम, खुजली होती है उसको और बहुत ज्यादा पेन होता है। सुदारुणम शीघ्र कारिणम, सुदारुणम मतलब कि बहुत दारुण होता है ये, और शीघ्र कारिणम इसकी चिकित्सा बहुत जल्दी करनी चाहिए। अब हम देखते हैं 18 क्षय। सबसे पहले पता होना चाहिए कि 18 क्षय में आते क्या क्या है। 18 क्षय में 3 दोष, वात पित्त कफ, 7 धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, फिर ओज, 1 ओज, 2 मल मूत्र पुरुष और 5 मलायन। मलायन मतलब कान नाक नेत्र मुख और लोमकूपों के मल, ठीक है, ये आता है। तो 18 क्षय में ये सब आ गए। अब कुछ के लक्षण जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले रस क्षय का लक्षण, ठीक है, घटते सहते शब्दम न उच्चर द्रवते शूल्यते हृदय तामते। वैसे तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें लाइन रट गई होगी अपने आप ही, तो बट अगर नहीं भी है तो घटते सहते ऐसे कहीं और कुछ आया ही नहीं है। जब भी घटते सहते ऐसे आया इसका मतलब रस क्षय का ही वो लक्षण है, ठीक है। लाइन पूरी लाइन रख के पूछी जाती है ये, ठीक है, यहाँ हृदय ताम्यते पूछा जाता है। तो घटते से कोई भी लाइन शुरू हो रही है तो रस क्षय का लक्षण है, ऐसे याद रखो। और कहीं भी पूरी पूरी संहिता में कुछ पूरी प्रिपरेशन में से घटते सहते ऐसा कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे ना एमसीक्यूज के लिए कुछ वर्ड कैच करने होता है, तो जरूरी नहीं कि हम पूरी लाइन पूरा श्लोक याद करें, तो हमें कुछ 1-2 वर्ड कैच करने होते हैं कि हम उन्हीं से पहचाने। तो वैसा ये वर्ड है घटते, ठीक है, घटते सहते से आगे जो भी है तो रस क्षय में आएगा। और फिर हृदय ताम्यते, हृदय में मतलब ताम्यति मतलब हृदय में पाल्पिटेशन होती है, दिक्कतें होती है। क्योंकि देखो आप हृदय क्यों आया रस में, रस वह स्रोत, उसका मूल क्या होता है, हृदय रसवाही धमनी है ना, तो इसलिए इसका इफेक्ट हृदय में आएगा। इसका मतलब भी है घटते सहते, घटते का मतलब है कि हृदय में घटन, मतलब जैसे हृदय हिल रहा हो हमारा। घटते का मतलब ये है कि जैसे हृदय हिल रहा हो ऐसी फीलिंग होती है। सहते शब्दम न उच्चर, मतलब इसका मतलब है कि ज्यादा ऊंचे शब्द नहीं सहन कर पाता, मतलब जब बहुत ज्यादा लाउड अगर वॉइस हो रहा है, ज्यादा नॉइज हो रहा है तो पेशेंट को दिक्कत होगी, वो नहीं रह पाएगा वहां पे। द्रवति शूल्यते, द्रवति भी फिर यहाँ पे हृदय के लिए आया है, हृदय में पेन होता है उसके लिए आया। तो यहाँ पे 3 चीजें हृदय के लिए आई है, घटते, फिर द्रवति शूल्यते और हृदय ताम्यते, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि रस का ही रस वह स्रोत, उसका मूल होता है हृदय, तो इसलिए अगर इसका क्षय आया तो हृदय में इफेक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और एमसीक्यूज के लिए तो बस इतना, घटते सहते देखा टिक मार दिया रस क्षय में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रक्त क्षय का लक्षण। इसमें क्या है, निमोनिक एसिड, रक्त से ड्राई पस बनता है, ठीक है, रक्त से ड्राई पस बनता है। अब जो रक्त है, रक्त किसके लिए आया, रक्त क्षय, तो रक्त वर्ड इसके लिए, फिर ड्राई पस बनता है, तो ड्राई से त्वग रूक्षता, ठीक है, त्वग रूक्षता, और पी से परुषा और एस से स्फुटिता, ठीक है। तो 3 लक्षण है इसमें रक्त क्षय के, त्वगरूक्षा, परुषा, स्फुटिता, परुषा स्फुटिता। तो पस से क्या है, पी से परुषा, स से एस से स्फुटिता, और ड्राई से त्वगरूक्षता। ड्राई की जगह सूखा पस बनता है ये भी लिख सकते हो, या रूक्ष पस बनता है ये भी लिख सकते हो, सूखा या रूक्ष, जो भी चाहे आपको, जो याद करने में इजी रहे, ठीक है। रक्त से ड्राई पस बनता है, या रक्त से सूखा पस बनता है, या रक्त से रूक्ष पस बनता है। तो इससे अगर आप रूक्ष करते हो तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, रूक्ष से त्वग रूक्षता आ जाएगा, फिर पी से परुषा, एस से स्फुटिता, ठीक है। अब मांसक्षय का लक्षण, मांसक्षय के लक्षण में क्या होता है, स्फिग ग्रीवा उदर शुष्कता। स्फिग मतलब हमारा हिप रीजन, ग्रीवा मतलब हमारा जो नेक रीजन है, और उधर मतलब हमारी टमी, इधर शुष्कता आ जाती है। ऑब्वियसली बात है, अगर मांस मसल्स हमारी वीक होगी, मसल्स में क्षय हो गया, मांस है ही नहीं, तो सूखा लगेगा ना पेशेंट, तो मतलब ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत सूखा हो गया, सूख गया है ना, सूख गए हो, है ना, तो शुष्कता आ जाएगी इसमें ग्रीवा और उदर में। मांसक्षय का लक्षण है ये। अब मेदक्षय का निमोनिक है, मेदक्षय के लक्षण का, तनु मैम जिनकी आंखें गोल है, तनु मैम जिनकी आंखें गोल है, उनकी क्या हो गया, संध्या टूट गई है, ठीक है। एक तनु मैम है जिनकी गोल आंखें हैं, गोल आंखों वाली तनु मैम है, उनकी संध्या टूट गई है, ठीक है। आप जैसे देखो, तनु से क्या है, तनुत्वम च उदरस्य, और मेम से मेद, ठीक है। मेम को यहाँ पे हम मेद के लिए लिखा है हमने, ठीक है। मेम को हमने किसके लिए लिखा है, मेद के लिए। तनु से तनुत्वम च उदरस्य, जिनकी आंखें गोल है तो ग्लानि अक्षरों आयास, मतलब आंखों में ग्लानि होती है और आयास होता है। आयास मतलब थकी थकी सी आंखें लगेगी, ठीक है। तो आंखें गोल से क्या है, ग्लानि अक्षरों आयास, ठीक है। और उनकी क्या होगी, संध्या टूट गई तो संधि नाम स्फुटनम हो गया।
तनु मैम जिनकी आंखें गोल है, संध्या टूट गई उनकी, तो तनु से तनुतम च उदरस्य, मेम से हमें पता लगा कि भाई ये मेद क्षय का लक्षण है, तो मेद। ठीक है, आंखें गोल है, ग्लानि अक्षणयो आयासः, उनकी संध्या टूट गई, संधिनम स्फुटनम, बहुत इजी है। अब अस्थि क्षय का लक्षण में क्या है, केश शमशु लोम, केश लोम शमशु द्विज प्रपतनम श्रमः। अब केश मतलब बाल, शमशु लोम मतलब हमारी बॉडी के जो हेयर्स होता है, शमशु मतलब दाढ़ी, द्विज मतलब दांत, ये क्या हो जाएंगे, प्रपतन में ये गिर जाएंगे और पेशेंट को थकान सी महसूस होगी, श्रम होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, संधि शैथिल्यम होगा। अब देखो जहां भी केश लोम ये सब आता है ना, ये अस्थि के ही, अस्थि के मल में भी इनका वर्णन आता है, केश लोम वगैरह, तो जो हेयर्स वगैरह कहीं भी केश लोम शमशु द्विज दांत ये सब है, तो ये अस्थि से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब हर जगह कहीं भी अगर ये सब आ रहा है और धातुओं की बात हो रही है, तो केश दांत शमशु ये सब अस्थि में ही आएंगे। ठीक है, अब तो ये टिक हो जाएगा। और प्लस फिर ध्यान देने वाली बात है संधि शैथिल्यम, ये ध्यान देना आप। ठीक है, यहाँ पे क्या था, संधि स्फुटनम, संध्या टूट गई थी मैम के। ठीक है, तनु मैम की संध्या टूट गई थी। अब यहाँ पे क्या है, संधि शैथिल्यम, संधि क्या होगी, शिथिलता हो जाएगी, ये ध्यान देना आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे अस्थि क्षय है, अस्थियों से जुड़ के संधि बनती है, अगर अस्थियों का क्षय हो गया तो संध्या तो ढीली हो ही जाएगी ना, तो शैथिल्यता मतलब ढीलापन आ जाएगा। ठीक है, अब मज्जाशय इंपॉर्टेंट है, ये संधि शैथिल्यम संधि स्फुटनम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट जो भी ऐसी चीजें आती है ना, संधि स्फुटनम शैथिल्यम ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ग्लानि ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्षर ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी। मज्जाशय के लक्षण में आता है अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी च। ठीक है, मतलब अस्थियां दुर्बल हो जाएगी और लघु हो जाएगी। और प्रततम वात रोगणम, ऑब्वियसली बात है ये बोन है। ठीक है, ये बोन है तो इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होती है, मज्जा होती है। अब ये मज्जा अगर क्षय हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे खाली हो गया स्पेस, तो क्या हो जाएगा, इस पे लघु हो जाएगी ये। ठीक है, और दुर्बल हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है बोन मैरो हटेगा तो दुर्बल हो जाएगी, लघु हो जाएगी। प्लस क्या हो गया, यहाँ पे एक स्पेस बन गया है ना, तो इस स्पेस बन गया तो कहीं भी अगर स्पेस हो तो क्या बढ़ती है, वहां पे वात बढ़ता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वात का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो पेशेंट क्या हो जाएगा, वात रोगी हो जाएगा, तो प्रततम वात रोगिणम। ठीक है, मज्जाशय से क्या हो रहा है, स्पेस बन रही है उस पे, है ना। ये बोन है। ठीक है, अब पहले ये भरी हुई थी पूरी मज्जा से, अब मज्जा इसमें क्षय हो गया तो बस बहुत कम कम मज्जा है इसमें। ठीक है, तो इसमें वात बढ़ गई है, पहली बात तो वात बढ़ गई, और अस्थि लघु हो गई, अब कुछ तो हट गया वहां से, लघु हो गई है, और क्या होगी, दुर्बल हो गई है। अब आता है शुक्रशय। शुक्रशय का लक्षण क्या है, पांडुत्वम दौर्बल्य मुक्षोष क्लैब्य और शुक्र अविसर्ग। इसका निमोनिक है क्या, पांडे ने डीएम किया, पांडे ने डीएम किया कि उसे क्लैब और शुक्र अविसर्ग हो गया। ठीक है, पांडे ने डीएम किया, क्यों डीएम किया, क्योंकि उसे क्या हो गया, क्लैब और शुक्र अविसर्ग। अब पांडे से क्या आ गया, पांडुत्व। ठीक है, डी से डीएम है तो डी से है दौर्बल्य, और एम से क्या है, मुक्षोष। ठीक है, उसे क्या हो गया, क्लैब्य और शुक्र अविसर्ग हो गया। इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा क्षय ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्षय बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे क्षय से क्वेश्चन आता है। सिंपल सा लीजिएगा, पांडुत्वम ये किस में कहा गया, नीचे शुक्र रक्त। आप देखो अगर आपने ये याद नहीं किया अच्छे से तो अगर नीचे रक्त क्षय होगा, ठीक है, पांडु मतलब क्या होता है, एनीमिया, और अगर ऑप्शन में है रक्त क्षय तो किस में टिक लगा देंगे सर, रक्त क्षय में। भाई ब्लड की कमी हो रही है तभी तो एनीमिया हो रहा है, तो रक्त क्षय, बट नहीं, रक्त क्षय में तो ये लक्षण है ही नहीं, रक्त क्षय में तो बस ये है, रक्त क्षय में कहीं पांडु नहीं है। पांडु आ रहा है तो क्या, हाँ है पांडु, शुक्र क्षय में, इसलिए इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक याद करना आप लोग। ठीक है, तो पांडे ने डीएम किया कि उसे क्लैब्य और शुक्र अविसर्ग, पांडे से ही पांडु है। ठीक है, अब आता है मूत्रशय। मूत्रशय का क्या लक्षण है, मूत्र कृच मूत्र वैवर्ण्य, ऑब्वियसली बात है मूत्र मूत्र वाले मूत्र में ही होंगे, कृच और वैवर्ण्य। फिर पिपासा मुक्षोष परिशुष्यते, इसे कैसे आप याद रखोगे कि मूत्र क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, पानी पानी होता है, ज्यादा पानी पीता तो ज्यादा हमें यूरिनेशन होता है ना, तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है पिपासा से, लिक्विड से, वाटर से, तो इसलिए ये लिक्विड है, इसलिए पिपासा, और पिपासा आ रही है तो मुख तो सूखेगा ही, है ना, इसे ऐसे याद रखोगे। अब पुरिशय, पुरिशय का लक्षण क्या है, रुक्षस्य उन्नमयन कुक्षिम तिर्यक ऊर्ध्वम च गच्छति। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि कुक्ष टेढ़ी हो जाती है और ऊपर चली जाती है ना, कुक्ष मतलब उधर हमारा पेट, टमी,
तिर्यक ऊर्ध्वम चगशति, मतलब तिरछी हो जाती है, तिर्यक हो जाती है, उधर चल जाती है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा आ रहा है तिर्यक ऊर्ध्वम, कहाँ लगा दोगे टिक? पुरुष में। अब ओजशय का लक्षण, ओजशय का क्या लक्षण है, इसका भी निमोनिक बताया। ओज वाले डॉक्टर, ओज वाला डॉक्टर है जो ओज का ही ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो ओज वाले, ओज तो इससे आ गया, इससे करोगे कि ओज का है, ये ओज शय के लक्षण है। ओज वाला डॉक्टर डीएवी से पढ़ा है। ठीक है, हम नहीं बोलते भैया तुमने कहाँ से पढ़ा है, अरे मैंने तो केवी से पढ़ा है, मैंने इधर से पढ़ा है, मैंने तो एक ओज वाला डॉक्टर है जो ओज शय को ट्रीट करता है। ओज वाला डॉक्टर डीएवी से पढ़ा है। ठीक है, तो ओज तो इधर आ गया, ओज शय के लक्षण है। अब वाला से विभेति है, डॉक्टर से दुष्छाय और दुर्मना। ठीक है, ओज वाले ऐसा कर लो, अब ओज वाले दो डॉक्टर हैं जो डीएवी से पढ़े हुए हैं, दो डॉक्टर, तो मतलब दो डी से दो है, तो एक डी से क्या है? दुष्छाय, और दूसरे डी से है दुर्मना। ठीक है, ओज वाले दो डॉक्टर डीएवी से पढ़े हुए हैं, दुष्छाय और दुर्मना। अब डी से क्या है? दुर्बलो। ए से क्या है? अभीक्षणम ध्यायति, मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करता है पेशेंट। ठीक है, और वी से क्या है? व्यथित इंद्रिय। ठीक है, तो ओज वाले दो डॉक्टर डीएवी से पढ़े हुए हैं, ओज से मतलब ओज का लक्षण है, वाले वी से विभेति है, ठीक, दो डॉक्टर दुर्बलो और दुर्मनो और दुष्छायो। ठीक है, दो डॉक्टर डीएवी, दुर्बलो डी से, ए से अभीक्षणम ध्यायति। ठीक है, ये ए से है, ये डी से है, और वी से व्यथित इंद्रिय। समझ आ गया? अभीक्षणम ध्यायति मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओजशय से क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत इजी बना दिया, वरना ये हमें याद नहीं रहता कि ध्यायति कहाँ था, व्यथित इंद्रिय कहाँ था। अगर ऐसे दे दी जाए व्यथित इंद्रिय तो कंफ्यूजन हो जाएगी, और ये ऐसे याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए इनके निमोनिक जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप इनको इसी तरीके से याद करिएगा, 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। तो ये 18 शय भी हो गए यहाँ पे। अब इससे ये चैप्टर क्योंकि लेंदी है तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट देखने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो जरूर आप देखिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी यहाँ पे बीएमएस के बच्चे है ना तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, कुछ नहीं तो बस बीएमएस से लिख दीजिए, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि बीएमएस के बच्चे भी देखते हैं। ठीक है, और तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।